हाँ तो भाई साहब, बिना हम टाइम वेस्ट किए आते हैं मुद्दे पर। तो आज की वीडियो में करने वाला है क्लास 12th ज्योग्राफी का मॉडल पेपर। देखिए, मॉडल पेपर हो या फिर ओरिजिनल क्वेश्चन हो या फिर कह सकते हैं कि प्रैक्टिस सेट हो, सब एक ही होता है भाई। आपको पढ़ना होता है, ठीक है ना। आपको सब बनाता है यूट्यूब पर मोड़ कि देखो ये सबसे मस्त क्वेश्चन है, सबसे मस्त क्वेश्चन है। अरे यार, सब क्वेश्चन मस्त है, आपको सब पढ़ना होता है ना। हम जो करवा रहे हैं ना, बहुत अच्छा से करवा रहे हैं, एकदम प्ले लिस्ट में एकदम बढ़िया से आपको सब वीडियो डाल रहे हैं, सेट बाई सेट करा रहे हैं, कभी उसको जोड़ के रिवीजन करा रहे हैं। बहुत तरीका से आपको करवा रहे हैं क्वेश्चन कि कैसा हूँ, आप बढ़िया से पढ़िए, अच्छा नंबर लाइए और मेरा भी नाम खिलाइए, है ना। तो आज हम दम करेंगे रंग बिरंगा टाइप से दम क्वेश्चन सारा, है ना। कहीं आंसर देंगे, कहीं आंसर नहीं देंगे, ठीक है। तो 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 20 रहेगा और सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो इसको पूरा देखिए, वीडियो को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना, नहीं तो फिर दिक्कत होगा बाद में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है जो आपको बताना है कि विकास का केंद्र बिंदु है क्या। संसाधन तक पहुंचना, या फिर स्वास्थ्य, या फिर शिक्षा, या फिर इनमें से अभी। डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ भाई बताइए। मतलब क्या आपको पॉइंट ऑफ व्यू से आपका डेवलपमेंट का क्या होता है। सभी होता है ना कि जो इसका रिसोर्सेस है वहाँ तक पहुँचना है हमको, है ना। जैसे कि पेट्रोल कहाँ कहाँ है, खनिज कहाँ कहाँ है, लोहा का अयस्क वगैरह कहाँ कहाँ है, सब चीज़ वहाँ तक क्या करना हमको पहुँचना है, ठीक है। फिर स्वास्थ्य, हर अब स्वास्थ्य जरूरी ना है। अगर आप बीमार पड़ते हैं तो क्या करना है उसमें, उसमें क्या करना है हमको, करना क्या है उसमें, अचीवमेंट पाना है ना। उस बीमारी से क्या करना है हमको, क्या करना है, जीतना है, ठीक है ना। तो जरूरी है कि स्वास्थ्य केंद्र में भी आगे बढ़ें, ठीक है। शिक्षा, शिक्षा तो भाई इंपॉर्टेंट है ही है। अभी आप पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं और हम भी पढ़ रहे हैं, तो क्या शिक्षा बहुत जरूरी है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जिस बच्चे का ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, बताइएगा कौन सा महाद्वीप में। यहाँ पे आपका ऑप्शन है कि उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए, आपका टेस्ट है तो आपको बताना होगा कितना पढ़ रहे हैं, कितना नहीं पढ़ रहे हैं, कितना पानी में है, कितना पानी में नहीं है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। सी है बिल्कुल, वो सही है, एशिया, ठीक है ना। तो जो जनसंख्या वृद्धि है वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ कौन है, तो एशिया। जैसे कि चाइना, चाइना में क्या है आपका, गर्दा उड़ा की जनसंख्या खूब, वहाँ जनसंख्या है। जैसे आपका इंडिया में देख लीजिए, है ना। रशिया में तो कुछ कम है, लेकिन देख लीजिए, इसको देख लीजिए, इंडिया देख लीजिए, और इधर क्या बोलते हैं, चाइना देख लीजिए। ये दोनों मिला के तो एशिया का पूरा जो जनसंख्या है उसको एकदम मतलब बढ़ा देता है, ठीक है। तो आपका एशिया आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देशों में, है ना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया, किस, है ना, किस देशों में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है, रहेगा जापान, फ्रांस, चीन या फिर लाटविया। तो लिंगानुपात अधिक है किसका, कहने का मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग में क्या है, अगर मान लीजिए कि हम लोग के जो देश में अभी क्या है कि 1000 पुरुष पर कितना है, तो 950 कुछ महिलाएं ऐसे हैं, ठीक है। लेकिन लाइटेरिया में क्या है कि उल्टा है। मान लीजिए कि अगर 850 क्या है मेल है, तो 1000 क्या है फीमेल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उल्टा है, ठीक है ना। तो बताइएगा किस देश में ऐसा है, तो लाइटेरिया में है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी, जो बच्चा ऑप्शन नंबर डी दिए हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया, बताइएगा कौन डेवलप किए थे, डॉक्टर महबूब उल हक, या फिर रघुराम राजन, या फिर मनमोहन सिंह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन किए थे मानव विकास सूचकांक को, कौन किए थे विकास, कौन किए थे डेवलप, बताइएगा। तो जो बच्चे बताए हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल वो सही है ना। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बताइएगा, अभी 4 क्वेश्चन हो गया, 4 में कितना सही किसका हुआ है बताइएगा, ठीक है ना। और लास्ट बताइएगा कि हाँ सर 30 में हमको इतना सही हुआ। देखते हैं कि कौन कितना पढ़ रहा है। आगे देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है, बताइएगा। कृषि, वानिकी, आखेट, या फिर इनमें से सभी, बताइएगा। तो प्राथमिक क्रियाकलाप से पूछ रहा है ना, तो कौन हो जाएगा आपका। देखिए भाई, कृषि कर रहे हैं, यानी कि सबसे पहला काम कर रहे हैं कृषि। कृषि के बाद तो कुछ कर सकते हैं, फिर उसको मतलब कि ला सकते हैं मिल में, पीस सकते हैं, फिर पैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो काम तो कृषि तो है, क्या है आपका प्राथमिक में आ गया, ठीक है। और देखिए वानिकी, अब वानिकी मतलब कि जंगल में कुछ काम ही कर रहे हैं ना, जंगल से साफ सफाई करके वहाँ पे भी कुछ उपज कर रहे हैं, तो उसका वही कहाँ आ जाएगा आपका प्राथमिक में आ जाएगा, ठीक है। अखेट, अखेट का मतलब होता है, इंग्लिश में होता है हंट, है ना। या कि इसका मतलब होता है कि शिकार करना होता है ना, जैसे कि कोई पशु मार के खा रहा है, कोई पक्षी मार के खा रहा है, ये सब है ना। तो अखेट मतलब कि शिकार करना, ठीक है ना। तो कहाँ क्या है कर रहा है वो भी आपका प्राथमिक क्रिया में चल जाता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे इनमें सभी बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
कह रहे कि निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। भाई क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, बताइएगा। कॉफ़ी, चाय, गेहूँ, रबड़, बच्चा बता सकता है कि इसमें रोपण कौन नहीं है, किसको हम नहीं रोपते हैं। तो भाई कॉफ़ी को रोपते हैं, चाय को रोपते हैं, रबड़ को भी रोपते हैं, उसको प्लांट होता है, ठीक है। लेकिन गेहूँ क्या करते हैं, बुन देते हैं, सही है ना, ठंडा में। अब धान के बाद क्या हो जाएगा आपका, बहुत लोग तो मतलब आलू वगैरह रोपता है, उसके बाद क्या होता है आपका, वही गेहूँ का सीजन आ जाता है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, आगे बढ़िए। कह रहा है कि पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है, बताइएगा। प्राथमिक क्रियाकलाप या फिर द्वितीय क्रियाकलाप या फिर तृतीय या फिर चतुर्थ। अब पशु क्या कर रहे हैं, पशु क्या कर रहे हैं, फील्ड में चरा रहे हैं, ठीक है ना। तो कौन सा क्रियाकलाप में आता है, तो देखिए अब डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, उसको उससे हम लाभ तो बाद में लेंगे, बाद में दूध दुहेंगे, उससे बाद में उससे काम कराएंगे। लेकिन सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, उससे काम ले रहे हैं, काम ले रहे हैं कि वो आ जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए हमारे हैं बिल्कुल सही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि हाँ, आगे क्या है कि मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, बताइएगा। क्वेश्चन सिंपल है भाई, बताइएगा। मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, चलिए बताइएगा झटपट। आपका ऑप्शन है यहाँ पे 1.5 मीटर, 1.6 मीटर, 1.7 मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी बच्चे मारे हैं, ए मारे हैं, बी मारे हैं, सी मारे हैं, सबका गलत है, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे कि जो चौड़ाई होती है वो होता है 1.43 लगभग होता है, ठीक है ना। 1.43 मीटर होता है, ठीक है, इतना ही होता है, ठीक। और रही अगर और दे फीट में, तो होता है 4 फीट लगभग, 4 फीट और वही साढ़े साढ़े 8 इंच होता है, ठीक है ना, साढ़े 8 इंच, ठीक है। तो याद रखेंगे कितना होता है आपका, कितना होता है 1.43, ठीक है ना, 1.43 मीटर होता है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं होगा यहाँ पर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना पूछ रहा है ना, कि क्या हुआ था, बताइएगा, बताइएगा। और इसका फुल फॉर्म बता दें, W से हो जाएगा वर्ल्ड, ठीक है ना, WORLD। अरे भाई लिखा जा, WORLD वर्ल्ड, इसका मतलब होता है ट्रेड, ठीक है ना, ट्रेड मतलब व्यापार, और ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब होता है संगठन, ठीक है। तो क्या हुआ था 1948, 1995, 2000 या फिर 2005, तो क्या हुआ था, WTO की स्थापना हुआ था। जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल 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 क्या है सही है, ठीक है ना, डरना नहीं है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। तो WTO की स्थापना हुआ था, वो कब हुआ था, वो हुआ था 1995 में, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय पूछ रहा है कहाँ पड़ी है, कहाँ पड़ी है, कहाँ पर है ना। तो बताइएगा कहाँ पर है भैया, न्यूयॉर्क में, वियना में, जिनेवा में, या फिर नई दिल्ली में। भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अभी भी आई है, ठीक है ना। सब पूछा हुआ है क्वेश्चन पिछले साल, है ना। तो जिस बच्चे का भी ऑप्शन नंबर ए आया है, बी आया है और या फिर डी आया है, तो यहाँ पे तीनों का गलती है, जो भी बताए हैं बच्चे सी बिल्कुल सही हैं, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अपदान उदाहरण है, बताइएगा किस चीज़ का, तेल पतन का या फिर सवारी पतन का, पैकेट पतन का, नौसेना पतन का, किस चीज़ का है अवदान, किसका उदाहरण है, अवदान। अवदान किस चीज़ में यूज होता है वाला ए वर्ड, तो ये होता है किस में यूज होता है, तो तेल वाला में होता है, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बाकी जो बताए हैं गलत है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है, मक्का, जेरूसलम या फिर जेरूसलम, मतलब जो मुस्लिम लोग का है, ठीक है ना, और वाराणसी या फिर इनमें से सभी। तो बताइएगा, देखिए जेरूसलम में क्या है कि मुस्लिम लोग का भी है ना, यहाँ पे मुस्लिम लोग का भी है, यहूदी का भी है ना, और ईसाई लोग का भी है, ठीक है ना, क्योंकि सब तीनों आपस में लड़ते रहते हैं इसके लिए। तो बताइएगा, तो सांस्कृतिक नगर इनमें से कौन है, तो भाई मक्का तो पूरा पूरा मुस्लिम के लिए है, पता होगा, ठीक है ना। जेरूसलम किसके लिए, तो ये तीनों धर्म के लिए है। वाराणसी हिंदू के लिए, यानी कि इनमें सभी जो भी बच्चा बता रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है कि सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है, सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है, गोलाकार, रेखीय, आयताकार या फिर सीढ़ीनुमा। गोलाकार मिलेगा तो क्या होगा, टूटेगा ना हो तो भाई ये तो हो ही नहीं सकता यार। तो जो ही बच्चे बता रहे हैं रेखीय बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ठीक है ना, इसी टाइप से होगा आपका घर, है ना। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है कि आगे क्या है, हाँ पढ़िए। मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है भाई, बताइएगा। मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ मेगापोलिस,
बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे जो बच्चे बता दिए हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इसका मतलब होता है विशाल नगर, है ना। क्या होता है? विशाल नगर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि मेगालोपोलिस का जो मीनिंग होता है, अर्थ होता है, वो क्या होता है? विशाल नगर, है ना। भव्य नगर कह सकते हैं, बहुत बड़ा जो जनसंख्या में जो निवास करता है। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा है कि निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है? बताइएगा। झरिया, रानीगंज, खेतड़ी या फिर पटना? तो बताइएगा। ये सब भाई क्या किस चीज़ के लिए? तो कोयला, कोयला के लिए है ना। ये सब खनन किस चीज़ का होता है? तो कोयला का होता है। ठीक है ना, स्टील का, कोयला का होता है, ये सब का। लेकिन पटना क्या है आपका? खनन नगर तो है नहीं। यहाँ क्या है? तो स्टूडेंट लोग का फ्यूचर डिसाइड होता है ना, कि कौन आईपीएस बनेगा, कौन आईएएस बनेगा, है ना, हमारे बिहार से। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जो कि खनन नगर नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़िए। बाकी याद रखेंगे, पूछ लेगा ये भी कि बताओ कि खनन नगर इनमें से कौन कौन है? तो झरिया, रानीगंज और खेतड़ी। ठीक है ना, बस ऐसे ही याद रखिएगा। आगे बढ़िए। आगे क्या है? सिंगरेनी है, क्या है? सिंगरेनी क्या है आखिर? है क्या? राजधानी नगर है, खनन नगर है या फिर पर्यटक नगर है? इनमें से कोई नहीं। तो सिंगरेनी है, जो क्या है? ये है खनन नगर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जो बच्चे बता रहे हैं बी बिल्कुल सही है, बताइएगा हमको लास्ट में। बताइए बाबू। हम पूछेंगे फिर से लास्ट में ना, क्या पूछेंगे कि 30 में कितना सही हुआ है, आपको बताना है ईमानदारी से। ठीक है, और अगर गलत हो रहा है तो कॉपी में सब लिख लीजिए आज ही। आगे बढ़िए। कह रहा है रबी फसल की बुआई कब होती है? भाई बताइएगा। सिंपल क्वेश्चन है, घर का ही क्वेश्चन है ना। कब करते हैं रबी फसल का बुआई? अब अक्टूबर आएंगे, है अक्टूबर मतलब पार ही हो जाएगा एक तरह से, है ना। मतलब कि पार हो रहा है अक्टूबर, और यानी कि अक्टूबर नवंबर में क्या करते हैं? बुआई कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है ना। सिंपल तो है भाई, कौन सी बड़ी बात है। आगे देखिए। गेहूँ फसल किस चीज़ का उदाहरण है भाई? रबी का है, खरीफ का, इनमें से अभी क्या है? तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे कब बताए हैं? रबी फसल कब हो जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में। तो गेहूँ क्या हो जाएगा आपका? रबी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? रबी हो गया, यानी कि रबी फसल। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो गेहूँ क्या है आपका? रबी फसल। धान क्या है? क्या है? खरीफ फसल है। जायद क्या हो गया आपका? ये मक्का, बाजरा सब होता है ना, सब वो सब हो गया जायद में। ठीक है, चलिए। भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है, बताइएगा वो कौन है? 1951, 1931, 1921, 1971। तो महान विभाजक वर्ष कौन सा है भाई? तो 1921 है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए, 8 क्वेश्चन और बचा हुआ है। आगे क्या है कि मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? बताइएगा। क्वेश्चन रिपीटेड है और बहुत सिंपल है यार, ये तो बच्चा जानता है ये कि कौन है जे। रेटजेल है, हमबोल्ट है, रिटर है, फिर ब्लास है, फिर कौन? बताइएगा। तो कौन है? ये हैं रेटजल जी हैं। ठीक है ना, रेटजेल चाचा। ठीक है ना, रेटजेल चाचा जी हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जो बच्चे ये बताए हैं। इसमें तो फ्री में नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 का कह रहा है कि मात्रात्मक क्रांति संबंधित है, तो किसी से संबंधित है? मानव भूगोल, भौतिक भूगोल या फिर ए बी दोनों? बताइएगा। तो मात्रात्मक जो रिवॉल्यूशन है किसी से रिलेट करता है? तो मानव भूगोल और भौतिक भूगोल से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जो बच्चे बता रहे हैं सी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? बताइएगा। ये पहला पर कौन है? पहला पर तो चाइना है ना। चाइना है सबसे पहले पर। दूसरा पर कौन है? तो हमारा प्यारा भारत, है ना, ऑप्शन नंबर बी। मतलब जनसंख्या के लिए कोई मतलब कि कंपटीशन में है। ठीक है ना, कुछ हो चाहे ना हो, जनसंख्या खूब हम लोग बढ़ा रहे हैं, एकदम धुआं धुआं कैला जनसंख्या में, है ना। हमारे 4 बेटा हो, ओकर 5 बेटा हो, ए तो हर 4 बेटा हो, 4 लाठी, हमारो 2 बेटा रहते अभी, है ना। तो मतलब कि जनसंख्या में पीछे हम लोग नहीं हैं, जनसंख्या खूब बढ़ा रहे हैं, विकास हो चाहे ना हो। फिलहाल अभी देखिए 2024 में तो ऐसा आया रिपोर्ट कि जो हमारा भारत है वो थर्ड पर आ गया है। किस चीज़ में? तो डिफेंस के मामले में, मतलब कि मतलब जैसे हथियार लेस के मामले में, कि हथियार हम लोग के पास खूब हो गया, बढ़िया चीज़ हो गया है ना। तो आपका ये थर्ड पर फिलहाल आ गया है, जो कि बहुत अच्छा बात है। आगे देखिए। प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो रहा है, कोई क्या है कि कहीं जा रहा है छोड़ के, जैसे कि मान लीजिए भारत से जा रहा है कहीं और जा रहा है रहने, तो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे अप्रवासी कहला जाएंगे। क्या कहलाएंगे? अप्रवासी कहला जाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे भी ऑप्शन नंबर ए मारे हैं बिल्कुल सही हैं। बाकी तो भाई बी और सी वाला चले जाएँ। ठीक है ना, हवा खाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। आगे क्या है कि आगे क्या है, कह रहा है कि विश्व में
विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है बताइएगा। 40% या फिर 60% या फिर 50% या फिर 25%, कितना बताइएगा। 40% या फिर 60% या फिर 50% या फिर 25%। तो विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग एशिया में है बताइएगा। यानी कि वही हमारा इधर क्या हो गया, मतलब कि इंडिया हो गया, चाइना मिला के है सब, है ना, और सब म्यांमार हो गया, इंडोनेशिया वगैरह हो गया, सब किस में आता है तो एशिया में ही आता है। तो बताइएगा कितना परसेंट, मतलब कि पूरा विश्व का ये मतलब इधर निवास करता है। तो पूरा टोटल कितना 60% है ना, यानी कि 60% हम लोग सिर्फ एशिया में हैं, बाकी 40% बाकी सब है, ठीक है ना। कह रहा है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र अवस्थित है, बताइए कहाँ। राउरकेला है जो कहाँ स्थित है, झारखंड में, राजस्थान में, उड़ीसा में, फिर पश्चिम बंगाल में, कहाँ है बताइएगा। जो बच्चे बता दिए हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है ना, उड़ीसा में है, ठीक है। राउरकेला कहाँ है तो उड़ीसा में, ठीक है ना। राउरकेला इस्पात केंद्र मतलब जो स्टील वगैरह है उसका जो संयंत्र अवस्थित है कहाँ है आपका, उड़ीसा में है, ठीक है। आगे देखिए कि टाटा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है बताइएगा। टाटा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है, भिलाई में, भद्रावती, जमशेदपुर या फिर दुर्गापुर, तो कहाँ है। तो जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बताए हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो थे पिछला प्लान था, जब बच्चा 432 तक लेकर आया था, 429 लाया था, 423 लाया था, बताएं तो थे आपको, कितना बार बता चुके हैं सब चीज़। और आपका बारी है, आपको ये पढ़ा रहे हैं, अभी अच्छे नंबर लाएंगे। बस पूरा पूरा वीडियो को देखते रहिए और जुड़ते रहिए, ठीक है। कह रहा है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कानपुर को, लखनऊ को, अहमदाबाद को, इंदौर को, तो बता सकते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है अहमदाबाद को, ठीक है ना। मैनचेस्टर मतलब क्या समझे, मतलब कि सबसे ज़्यादा कपड़ा वगैरह जो होता है बनता है, बिकता है, मतलब कि फैक्ट्री कह सकते हैं, सबसे बड़ा फैक्ट्री अहमदाबाद में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है ना कि ट्रांचे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में स्थित, एक मिनट, हाँ सॉरी, अरे थोड़ा सा कुछ दिक्कत होता है ना, कुछ कर रहे थे अभी, हाँ। तो कह रहा है क्या कि ट्रांचे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में स्थित है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा में या फिर पश्चिम बंगाल में, कहाँ स्थित बताइएगा। तो कहाँ है, तो है जो बच्चे बता रहे हैं महाराष्ट्र, बिल्कुल उनका सही है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कह रहा है क्या, अब देखिए कौन तो दीवार में कील ठोकने लगा, अलग समस्या यार। थोड़ा बहुत अगर होता है डिस्टर्ब तो बर्दाश्त करेगा, है ना। ये सब मेरे हाथ में तो है नहीं कि किसी को उसको बोले कि चुप हो जा भाई। चलिए कोई बात ना, आगे बढ़िए। कह रहा है कि नई औद्योगिक नीति लागू की गई, कब की गई थी, 1981 में, 1990 में, 1991 में, 2001 में। तो नई औद्योगिक नीति लागू कब की गई थी बताइएगा। तो कब की गई थी, तो 1991 में, ठीक है ना, 1991 में, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है भाई, ठीक है ना। पिछला बार रिपीट हुआ था कि नई औद्योगिक नीति लागू कब की गई थी, तो 1991 में, ठीक है। आगे देखिए कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ बताइएगा। आपको यहाँ पे ऑप्शन है तीसरी, चौथी, पंचमी, छठी, तीसरी, चौथी, पंचमी, छठी, तो बताइएगा किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था बताइएगा। तो पाँचवीं में, ठीक है ना। और पूछेगा कि पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था, तो 1951 में, ठीक है ना, जो कि आपका किस लिए, तो मतलब खाने पीने के लिए, है ना, कृषि के लिए हुआ था, ठीक है। आगे बढ़िए। आगे देखिए क्या कह रहा है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई, है ना, या फिर कब हुई, कब की गई, तो कब की गई थी, 1950, 1951, 91, सॉरी 91, 2014, 2015, तो कब की गई थी लागू, तो 2015 में की गई थी, ठीक है ना, कब, 2015 में, ठीक है। आगे आ रहा क्या कि पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल है, 2%, 3%, या फिर यहाँ पर तो लिखे नहीं किया यार, यहाँ पे मान लीजिए कितना, 4%, ठीक है, यहाँ पे 1%, ठीक है। तो बताइएगा, थोड़ा सा हिंदी बोलना मैंने थोड़ा सा अजीब लगता है यार, मतलब कि हम रह चुके हैं एसएससी के स्टूडेंट, थोड़ा सा इंग्लिश में ही सब चीज़ करना पड़ता है।
तो हिंदी में जब बोलते हैं ना प्रतिशत, तो कभी कभी फंस जाते हैं। इंग्लिश में बोलिए परसेंटेज मस्त लगता है ना। तो बताइएगा 2% या फिर 3% या फिर 4% या फिर 1%, कितना रहेगा? तो कितना, तो टोटल कितना 3%, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। कहीं कहीं हम हिंदी नहीं बोल पाएंगे, ठीक है ना, तो बताइए मतलब कि थोड़ा सा बर्दाश्त करिएगा, ठीक। मतलब बोलेंगे पर होता है कि ज़्यादा इंग्लिश ही मुँह से निकल जाता है यार। अब पता है कि आपको कि हम इंग्लिश से पढ़ाते हैं, तो एक आदत बना हुआ है ना। नॉलेज तो सब चीज़ का है, लेकिन होता है कि आदत का बात होता है। निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है? बताइएगा। लोहा, मैग्नीज, तांबा, इनमें से सभी। बताइएगा। धात्विक खनिज पूछ रहा है ना, बताइएगा कौन है इसमें से धात्विक खनिज, कौन है इसमें से मेटल? बताइएगा भाई। लोहा तो क्या है आपका, मेटल ही है। मैग्नीज क्या है आपका, मेटल ही है। तांबा क्या है आपका, मेटल ही है ना। यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपका क्या है, मेटल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेलाडेला प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? बोलेगा। बेलाडेला इज फेमस फॉर व्हाट? बताइएगा किस लिए फेमस है बेलाडेला? लॉयस के लिए, कोयला के लिए, या फिर तांबा के लिए, या फिर आवरक के लिए? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि बेलाडेला प्रसिद्ध है किस लिए? लॉयस के लिए, कोयला के लिए, तांबा के लिए, या फिर आवरक के लिए? तो किस लिए बताइएगा। तो जो बच्चे बता रहे हैं लोहा के लिए, वो बिल्कुल सही है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, लॉयस के लिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए, ठीक। आगे देखिए। कह रहा है कि कह रहा है कि गुरुम हिसानी खान किस खनिज से संबंधित है? थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, ठीक है ना। गुरुम हिसानी खान जो है किस खनिज से संबंधित है? लॉयस्क, या फिर कोयला, या फिर बॉक्साइट, या फिर तांबा? ये जो वर्ड है ना भाई, ये जो शब्द आपको दिख रहा है, मतलब लॉयस्क में ही कुछ कुछ होता है ना, कि मतलब कि इसका वर्ड का यूज किया जाता है ना। मतलब कि जो जहाँ पे जो फैक्ट्री वगैरह है, जहाँ पे लॉयस्क से लोहा बन रहा है, वहीं पे इस शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे लॉयस्क, ठीक है। गुरुम हिसानी जो है लॉयस्क का ही कोई शब्द है, ठीक है। चलिए आपसे पूछ रहा है कि ऑप्शन दे रहे हैं तीनों को, ठीक है ना। आपको चौथा ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, इतना ही बताना है आपको। बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? उड़ीसा, गोवा, या फिर असम? या फिर चौथा बता दें। चौथा आपका है ऑप्शन में कर्नाटक, ठीक है। बताइएगा। तो बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? उड़ीसा, गोवा, असम, या फिर कर्नाटक? तो जो बच्चे बता रहे हैं उड़ीसा, बिल्कुल उनका सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन, है ना, निम्नलिखित में से इतना चारों यहाँ पे लिखा हुआ है, दिया हुआ है आपको, इन चारों में से कौन है जो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, या फिर सौर ऊर्जा? नवीकरणीय मतलब क्या हुआ कि उसको हम यूज कर रहे ख़त्म हो ही नहीं रहा है। तो कौन है भाई? कोयला को तो हम यूज करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा कभी ना कभी, आज नहीं हुआ कल ना होगा, कभी ना कभी तो ख़त्म होगा ही। पेट्रोल भी ख़त्म होगा, फिर हम चलेंगे सीएनजी पर चल जाएंगे। फिर प्राकृतिक गैस जो है वो भी कभी ना कभी ख़त्म होएगा ही। लेकिन सौर ऊर्जा है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, है ना। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए कह रहा है कि कलपक्कम किस राज्य में है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये पूछेगा ही पूछेगा। कलपक्कम है किस राज्य में है? तमिलनाडु, केरल, गुजरात, या फिर कर्नाटक? तो किस राज्य में है? तो कलपक्कम है जो आपको कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। और ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एकदम गारंटी ले लीजिए अभी हमारे से कि पूछेगा तब पूछेगा भाई, है ना, पूछेगा ही पूछेगा। कह रहा है कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है? बताइएगा। गंगा, दामोदर, हुगली, यमुना? कोलकाता पतन किस नदी पर सिचुएटेड है? बताइएगा। गंगा, दामोदर, हुगली, यमुना? तो जो बच्चे बता रहे हैं हुगली, उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, जो कोलकाता पतन है वो हुगली नदी पर स्थित है, ठीक है। आगे क्या है
कि निम्नलिखित में से यानी कि चारों में से पत्तनों में कौन भारत के पूर्वी तट पर है। भारत के पूर्वी तट पर है ना बोल रहा है, बताइएगा। भारत के पूर्वी तट पर बोल रहा है, ठीक है। तो पूरा कौन साइड है आपका, देखिए ये आपका क्या, ये जो आपका है इस साइड कौन हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा क्या, बताइएगा। अच्छा ये तो आपका आपका क्या हो गया ये वाला, ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरा, वही हो गया पश्चिम, ठीक है ना। पश्चिम, ठीक है। पश्चिम तो हम लोग मतलब किसी ही मतलब देहाती भाषा में बोलते हैं, पर पश्चिम है जो मेन उच्चारण है, ठीक है ना। तो पश्चिम पूर्वी तट पूछ रहा है, तो कौन बताइएगा निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्वी तट पर है ना, पूर्वी नहीं पूछ रहा, सॉरी पश्चिमी नहीं, पूर्वी पूछ रहा है। तो मुंबई, ममार्गो, या फिर कंडला, या फिर पारादीप। तो कौन सा है आपका, जो पारादीप है जो क्या है आपका पूर्वी तट पर है, ठीक है ना, पूर्वी तट पर है, ठीक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक। देखिए इसमें क्या होता है ना, बहुत लोग होता है कन्फ्यूज कि पूरा भी है कि पूरा भी है, ठीक ना। तो देखिए बताते हैं आपको ट्रिक। इधर में क्या होता है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है ना। तो पश्चिम बंगाल जगह है मतलब गलत है, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल अगर मतलब यहाँ पर दिया है तो गलत है। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि पश्चिम बंगाल इधर नहीं है, इधर है, ठीक है। तो ठीक है ना। ये पश्चिम बंगाल क्यों नाम पड़ा, ये अब हिस्ट्री में आपको पढ़ना है। छोड़िए अभी यहाँ पे बात नहीं करेंगे ना, तो फिर कहेंगे कि सर ज्योग्राफी में हिस्ट्री कैसे आ गया। कह रहा है कि निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदक्षित कौन है, बताइएगा। यमुना, सतलज, या फिर गोदावरी, या फिर सोन, बताइएगा। ये चारों यहाँ पे ऑप्शन में है, लेकिन चारों में से पूछ रहा है कि सर्वाधिक प्रदक्षित कौन है, शुद्ध कौन है, बताइएगा। तो कौन है आपका, कौन है, यमुना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए अम्ल वर्षा का एक कारण है, ठीक है ना। अम्ल वर्षा का कारण पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, या फिर भू प्रदूषण। तो अम्ल वर्षा के लिए जो मेन जो कारण है वो होता है वायु प्रदूषण। क्योंकि जो भी होता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और भी जो बहुत सारा जो गैस होता है कहाँ जाता है, उड़ के जाता है, ऊपर जाता है, ठीक है ना। वो बादल में आपका क्या होता है, मिक्स होता है, फिर वही आपका बरसता है अम्ल के रूप में, है ना। तो जब फर्स्ट वर्षा जब होता है तो उसका जो पानी है कभी नहीं पीना चाहिए, है ना। सीधे आपको मुंह में जाएगा एकदम HCl। आगे देखिए, कह रहा है कि नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है। नमामि गंगे जो है ना कार्यक्रम, वो मतलब किस नदी से रिलेट करता है। ये एक एक योजना है, कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, वो किस से संबंधित करता है, या गंगा, यमुना, या फिर ब्रह्मपुत्र, या फिर नर्मदा। तो ये करता है गंगा से, ठीक है ना। चलिए, कह रहा है कि हीराकुंड बांध जो है, हीराकुंड बांध परियोजना, बांध ही तो है ना। तो ये मतलब कि कहाँ है, बताइएगा। उड़ीसा में है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, कहाँ पे है, सिंपल क्वेश्चन है और ये बहुत ही VVI भी है। तो बताइएगा हीराकुंड जो परियोजना है वो कहाँ है, तो उड़ीसा में है ना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है, दक्षिण भारत, है ना। अब फिर बता पड़ेगा आपको। दक्षिण भारत मतलब कि उत्तर हो गया, दक्षिण मतलब कि दक्षिण भारत का कौन सा है ये, बताइएगा। तो गंगा, हुगली, दामोदर, या फिर कृष्णा। तो आपका कौन सा है, कृष्णा है, जो क्या है आपका दक्षिण भारत की नदी है, ठीक है। नागपुर योजना संबंधित है किस चीज़ से भाई, बताइएगा। नागपुर योजना जो संबंधित है वो किससे है संबंधित, सड़क परिवहन से, जल परिवहन से, वायु परिवहन से, पाइपलाइन से। तो किससे है रिलेटेड, तो ये आपका है सड़क परिवहन से, ठीक है ना, ठीक। आगे देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या का विस्तार है, बताइएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एल पूछेगा, है ना, एल का विस्तार है। तो कहाँ से कहाँ, इलाहाबाद से हल्दिया, या फिर सदिया से धुबरी, या फिर कोट्टापुरम से कोल्लम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे भाई, इलाहाबाद से हल्दिया। ये क्वेश्चन मतलब कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पूछता तो नहीं है, पर फिर भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है क्या कि हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, है ना, जिसको मतलब बोलते हैं HVJ बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना। पाइपलाइन का हजीरा अवस्थित है, बताइएगा। मध्य प्रदेश में, गुजरात में, या फिर उत्तर प्रदेश में, या फिर बिहार में, बताइएगा। मध्य प्रदेश, एक मिनट, हाँ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, या फिर बिहार, बताइएगा। तो कहाँ है अवस्थित,
तो ये आपका है गुजरात में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है? मतलब कि 3 में तो है भाई, लेकिन 1 में नहीं है ना। वो आपका गुजरात में नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कोंकण रेलवे का विस्तार गुजरात में नहीं है। भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछते रहता है, याद रखेंगे सीधे सीधे कितना। तो 1853 में, ठीक है ना। जो स्थापना हुआ था 1853 में। क्या हुआ था? 1853, 1853, 1853, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। कह रहा है कि इनसैट का संबंध किस चीज़ से है, बताइएगा। इनसैट जो शब्द जो यूज होता है वो किससे किससे मतलब कि किससे रिलेट करता है? उपग्रह संचार से, वायु परिवहन से, या फिर प्रदूषण से, या फिर सर्वेक्षण से, बताइएगा। जैसे कि मेगे मेगे सब होता है ना, पूछ लगा कि मेगे मेगे शब्द है और टेंगे टेंगे नहीं, मेगे मेगे वो मतलब किस चीज़ में होता है यूज? तो वो तो आपको एरोप्लेन में होता है, मेगे मेगे होता है ना। अब पूछ रहा है कि इनसैट का संबंध किस चीज़ से? तो आपका उपग्रह से है, सैटेलाइट से है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, कह रहा है क्या कि भारत का सबसे बड़ा पतन है मुंबई, हल्दिया, या फिर पारादीप, या फिर चेन्नई है। तो पर पतन बहुत सारा है, ठीक है ना, लेकिन आपका जो सबसे बड़ा पतन है वो आपका है कौन है? मुंबई है, ठीक है ना। ठीक। पम्पास कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में, यूरोप में, या फिर अफ्रीका में, या फिर एशिया में? कहाँ है पम्पास? पम्पास एक घास का नाम है ना। पम्पास क्या है आपका? घास का नाम है। दुभिया पूछेगा तो हमारा भारत में है। तो पम्पास कहाँ का है? तो दक्षिण अफ्रीका का है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका का है, ठीक है। ये बहुत बड़ा बड़ा होता है घास, मतलब कि अब से बड़ा बड़ा भी घास रहता है ये सब, है ना। तो ये कहाँ का है? दक्षिण अमेरिका, ठीक है। पम्पास दक्षिण अमेरिका। आगे देखिए, देखिए 2 और क्वेश्चन हो गया रिपीट ना यहाँ पे। ओफ, चलिए कोई बात नहीं। बर्मिंघम प्लेस कहाँ है ना। ये प्लेस है आपका, बर्मिंघम क्या है? प्लेस, एक तरह का जगह है। वो कहाँ है? तो ग्रेट ब्रिटेन में है। कहाँ? ग्रेट ब्रिटेन में है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या कह रहा है कि कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है? अगर कच्चा लोहा है उसमें क्या मिलाकर, है ना, मैग्नीज को मिला के क्या क्या बनाते हैं? तो अगर लोहा में अगर मिक्स करते हैं क्या, मैग्नीज मिक्स करते हैं तो बनता है इस्पात, यानी कि स्टील बन जाता है ना। और क्या होता है उसमें? जंग जल्दी नहीं लगता है और बहुत टिकाऊ होता है और जल्दी वो सड़ता गलता नहीं है, ठीक है। तो इस्पात यानी कि स्टील। ये था जो क्या था, कहाँ था आपका? ये तीनों में मतलब कि शामिल था, है ना। परिवहन क्या होता है? आप मतलब ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। क्या हुआ कि आप खेत में उपजा लिए, फिर पैकिंग वगैरह कर लिए, फिर क्या कर रहे हैं? परिवहन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं? यहाँ पे तीसरा काम कर रहे हैं, थर्ड काम कर रहे हैं। संचार भी आपका थर्ड में ही आता है, सेवाएं भी आपका थर्ड में आता है, ठीक है ना। फर्स्ट में तो नहीं ना है कि कृषि वगैरह, कृषि होता है जब कृषि वगैरह जो होता है, प्रोडक्शन होता है, वो क्या होता है आपका? फर्स्ट में आता है। तो आपका यहाँ पे तीनों क्या है आपका? किसमें है? तृतीयक में, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि परिवहन, संचार, सेवाएं कहाँ कहाँ आता है? तो तृतीयक में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि लाल कलर का संबंध किस चीज़ से, बताइएगा। हर मतलब कलर का एक कोड होता है, तो उसी तरह से लाल जो है वो आपका प्रथम क्रिया को क्या करता है? बताता है, ठीक है ना, इंडिकेट करता है प्रथम क्रिया को, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो लाल कलर, है ना, लाल कलर जो है प्राथमिक क्रिया से क्या करता है? संबंध रखता है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी भी है ही, पता है आपको बढ़िया से, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत फेमस है। तो बता सकते हैं आप कि ये जो चला था फर्स्ट टाइम कब चला था? 1825 में चला था, ठीक है ना। 1825 ईस्वी में चला था, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है क्या कि विश्व का संघनतम रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा मतलब कि जो रेल तंत्र है, जैसे कि भारत में क्या है, कुछ मतलब कि कम ही रहेगा, ऐसे कुछ इधर रहेगा, कुछ ऐसे रहेगा, कुछ ऐसे रहेगा, कुछ ऐसे रहेगा, मतलब कि कुछ कुछ है। लेकिन यूरोप में जो है पूरा दम मतलब कि कह सकते हैं कि पूरा रेल का दम पटरी पूरा बिछा हुआ है, बहुत ज़्यादा मतलब कि सघनता में पूरा, ठीक है ना। इतना ज़्यादा है कि कहना नहीं है, ठीक है। तो आपका सबसे ज़्यादा जो है यूरोप में है, ठीक है ना कि एशिया, अफ्रीका या फिर उत्तरी अमेरिका में, ठीक है ना। तो आपका यूरोप में सघनतम रेल तंत्र कहाँ पे आता है? तो यूरोप में, ठीक है। सबसे ज़्यादा रेल कहाँ चलता है? तो यूरोप में, ठीक है ना। यूरोप महादेश जो है, ठीक है। हम लोग कहाँ आते हैं? तो हम आते हैं एशिया में आते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बड़ी सबसे ज़्यादा पूछेगा तो कहाँ बताइएगा? यूरोप में बताइएगा, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है, बताइएगा। नगरीय बस्ती पूछ रहा है, जहाँ पे मतलब सिटी हो सबसे पहले, तो लंदन में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर
बी। अब होगा काहे नहीं, अंग्रेजों ने लूटा था हम लोग आके, है कि नहीं। तो ब्रिटेन को लंदन बोलते हैं। सबसे पहली बार जो बस्ती था वो कहाँ था, तो आपका लंदन में था। ठीक है, नॉर्मली याद कर सकते हैं, ज़्यादा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कह रहा है कि बिग इंच का संबंध किस से बताइएगा। बिग इंच का संबंधित किससे, अभी संबंध किससे रखता है, ठीक है ना। बिग इंच जो शब्द है ना वो किस में मतलब के प्रयोग होता है, तो आपका पाइपलाइन में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वायु मार्ग में आपको मैगे मैगे होता है, पेंगे पेंगे होता है कुछ, है ना। और टेंगे टेंगे नहीं होता है, मैगे मैगे होता है, और टेरा टेरा कुछ होता है, ठीक है ना। ऐसा कुछ शब्द है, बताएंगे आगे हम अगर आएगा तो, ठीक है। तो बिग इंच का संबंधित किससे है, तो आपका पाइपलाइन से, ठीक है। कह रहा है कि भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन है, बताइएगा। बहुत लगता है बुरा यार, जब इस देखते हैं तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मतलब क्या कह सकते हैं, मतलब कि हम लोग झारखंड से भी पीछे हैं। ओहो, तो बिहार हमारा है, ठीक है ना। चलिए, दुख की बात है, धीरे धीरे हम लोग भी आ जाएंगे लाइन पर, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि क्या है, एक मिनट, हाँ अब दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि निम्न राज्यों में से किसका संबंध घनत्व सबसे कम है, मतलब कि सबसे कम है जहाँ जनसंख्या, कौन सा राज्य है आपका। यहाँ पे यही चारों में पूछ रहा है ना, तो बता सकते हैं कहाँ, तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा पूरा भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, तो यूपी में, उसके बाद फिर बिहार में, ठीक है ना। ठीक है, यूपी बिहार हमारा बहुत आगे है जनसंख्या में, ठीक है। और यहाँ पे निम्न से पूछ लिया है, यानी कि यही चारों में से पूछा है, तो आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या है, बताइएगा। मतलब कि वर्ष में कितना बढ़ता है, तो 1.64%, ठीक है। इतना क्या है, वार्षिक वृद्धि है, ठीक है ना। आगे है कि भारत में पुरुष का प्रवास का कारण क्या है। मतलब मान लीजिए कि सब जो बिहार, कुछ लोग बिहार के हैं, तो कुछ लोग आंध्र प्रदेश के हैं, कर्नाटक के हैं, सब कहाँ क्या करते हैं, चलते हैं सऊदी तरफ चलते हैं। सऊदी चल गए, कोई चल गए कहाँ, कोई चल गए ऑस्ट्रेलिया, कोई चल गया अमेरिका, कोई चल गया यहाँ, कोई चल गया वहाँ। किस लिए होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मतलब कि शिक्षा की कमी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि जितना पैसा यहाँ कमा रहा है ये मतलब कि बहुत कम लग रहा है, तो कहीं और जाके कमा रहा है, ठीक है ना। व्यवसाय करने के लिए चला गया है ना, या फिर और कोई कंपनी में काम करने के लिए चला गया। तो आपका शिक्षा हो सकता है, रोजगार हो सकता है, व्यवसाय हो सकता है, यानी कि इनमें से भी हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी कि जनगणना क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सेंसस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंसस बोलते हैं, ठीक है। मतलब 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता क्या है, बताइएगा। तो कितना है, तो 74.04%, ठीक है ना। कितना है, 74.04% याद रखेंगे, ठीक है। तो कब का ये है, तो ये 2011 का है, ठीक है ना। ठीक, आगे क्या है कि निम्न में से, यानी कि यही यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ठीक है ना, 4 ऑप्शन है, ठीक है ना। तो ये चारों में से कह रहा है कि कौन विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है, तो कौन, आकार में वृद्धि, गुण में धनात्मक परिवर्तन, या फिर आकार में स्थिरता, या फिर गुण में साधारणता परिवर्तन। तो जो मतलब कि वर्णन करता है, सबसे बेस्ट करता है, वो करता है गुण में धनात्मक परिवर्तन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस वर्ष से UNDP मानव विकास सूचकांक का प्रकाशित कर रहा है, बताइएगा। किस वर्ष से, तो 1990 से ही कर रहा है, ठीक है ना। कब से कर रहा है, तो 1990 से। पूछेगा किस वर्ष से, है ना, मतलब किस वर्ष से मतलब शुरुआत कब हुआ था, तो 1990 में शुरुआत हुआ था, ठीक है ना। तो UNDP का मानव विकास सूचकांक मतलब कि कर रहा है, पब्लिश कर रहा है, कब से कर रहा है, तो 1990 से कर रहा है, ठीक है। ठीक, आगे बढ़िए। कह रहा है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान का देन है, बताइएगा। तो आंसर है, रंग दिए पहले ही। तो क्वेश्चन यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपका, है ना, तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है
उसको ध्यान से पढ़िए, उसका फिर आंसर जो है उसको भी ध्यान से पढ़िए। यहाँ तो हम आंसर है उसको कर दिए हैं कलर, अगला बार हम कलर नहीं करेंगे आंसर को, ठीक है। क्योंकि होता है कि बहुत लोग छोड़ता है वीडियो फिर भाग जाता है बीच में, है ना। तो बस इस बार करती हैं। तो बताना है आपको कि मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान का देन है। तो किसका? डॉक्टर महबूब उल हक का, ठीक है ना। ठीक, कह रहा है कि 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइएगा यार। हाँ, कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक नगर है? सलेम, कटनी, रुकड़ी या फिर मुगल सराय, बताइएगा। तो कौन है? तो रुकड़ी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। आपको बताना है कि जो रुकड़ी है वो कहाँ है, ठीक है ना। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में रुकड़ी कहाँ है, ये आपसे पूछेंगे। क्योंकि जब हम पिछले क्लास जब करवाए थे तब बताए थे कि रुकड़ी कहाँ है, ठीक है ना। रुकड़ी कहाँ है, सलेम कहाँ है, ये सब बताए थे। मुगल सराय कहाँ है, ये सब बताए थे। बताना है आपको कि रुकड़ी कहाँ है, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में एस्किमो संबंधित है ना। एस्किमो जो है संबंधित है किस क्षेत्र से? तो अलास्का के क्षेत्र से, ठीक है ना। कहाँ से? अलास्का के क्षेत्र से, ठीक है। आगे देखेंगे। कह रहा है कि केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो कितना है? तो कितना टोटल? तो 93.91 है, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से प्रवास धाराओं में प्रमुख है। तो क्या है? तो है ग्रामीण से नगरीय। क्या होता है कि जो लोग होते हैं क्या करते हैं, ग्राम से यानी कि गांव से क्या करते हैं, जाते हैं शहर में, ठीक है ना। कमाने के लिए, शिक्षा के लिए, फिर जिस चीज़ के लिए सोच सकते हैं, ठीक है। 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितनी थी? और कहाँ का बात हो रहा है? भारत का, ठीक है, पाकिस्तान का नहीं। तो 54%, ठीक है ना। सिर्फ स्त्री का, ठीक है ना, यानी कि पूरा सबका नहीं, और सिर्फ स्त्री लोग का, ठीक है। 2001 के अनुसार। कह रहा है क्या आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है, बताइएगा। नॉर्वे, अर्जेंटीना या फिर जापान या फिर मिस्र। तो मतलब कि ज़्यादा मतलब वहाँ के जो लोग विकास नहीं तो वो मिस्र के हैं, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मिस्र, ठीक है ना। अपना खाते खेलते रहते हैं ज़्यादा, मतलब उतना अपना डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। आगे देखिए। कह रहा है कि केरल का मानव सूचकांक कितना है? तो कितना है? तो 0.63, ठीक है ना। ध्यान रखें कितना? 0.63। यहाँ पर लास्ट में 8 भी है तो 8 फिर रख लीजिएगा, लेकिन नॉर्मली आपको 0.63 देता है, ठीक है। ठीक, आगे क्या है कि पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो डायरेक्ट क्या कर रहे हैं हम लोग, पशु को क्या कर रहे हैं, चरा रहे हैं, ठीक है ना। पशु कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, चूहा बन गया, है ना। तो इसको चरा रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि पशु है, इसको क्या कह रहे हैं, चरा रहे हैं। फिर से क्या करेंगे हम, दूध लेंगे या फिर कुछ और जो चाहिए वो लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम करना क्या है, चराना। चराना क्या किस में आता है? तो प्राथमिक में आता है, ठीक है। ठीक, आगे देखिए। कह रहा है कि लाल कलर का संबंध किस चीज़ से है? तो प्राथमिक क्रिया से। तो शुरू में भी रिपीट हुआ था ना, ये 2 बार रिपीट हो गया, ठीक है। तो लाल कलर जो है अब किसी से संबंधित है? तो प्राथमिक क्रिया से, ठीक है। आगे क्या है? आगे है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो यहाँ पे भाई देखो फिर से रिपीट हो गया, कृषि, वानिकी, आखेट। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ, यहाँ पे आखेट न्यू है ना। आखेट मतलब होता है हंट करना या फिर शिकार करना। तो कृषि और वानिकी मतलब कि वो जंगल वाला जो होता है ना, काम वगैरह वो सब। जंगल में मतलब कि कुछ जंगल से क्या किया, फल तोड़ के लेकर आ गया, या फिर जंगल में ही कुछ साफ़ सुथरा करके वहाँ भी क्या कर रहा है, कुछ लगा रहा है, ठीक है ना। तो इनमें से भी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कह रहा कि पम्पास कहाँ है ना। पम्पास क्या है? एक तरह का, ये एक तरह का क्या है, घास है, ठीक है ना। घास है, ग्रास है, ठीक है ना। तो दक्षिण अफ्रीका का है, ठीक है ना। सॉरी, दक्षिण अमेरिका का है, ठीक है ना। कहाँ का है? दक्षिण अमेरिका का है, ठीक है। अफ्रीका नहीं, अमेरिका। कलुआ नहीं, गोरुआ, है ना। आगे देखिए कि निमांकित या फिर निम्नलिखित में से, ये सब चारों में से,
है ना, चारों में से कह रहा है कि चारों में से किस प्रकार की खेती में अंगूर की खेती अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो भूमध्य सागरीय कृषि में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है? प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक। अब खनन कर रहे हैं डायरेक्ट, है ना, माइनिंग कर रहे हैं, तो क्या है उससे कुछ मिलेगा आपको? तो पहला पहला काम कर रहे हैं, यानी कि प्राथमिक आ जाएगा, ठीक है ना। आगे है कि एशिया में मरुस्थलों में पाला जाता है क्या? भेड़, बकरी, ऊँट या फिर इनमें से सभी? तो भेड़ भी, बकरी भी, ऊँट भी, यानी कि ऑप्शन डी लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो एशिया के मरुस्थल में भेड़, बकरी, ऊँट सारा कुछ पाला जाता है, ठीक है। आगे देखिए, कृषि कार्य को कौन सी दशा प्रभावित करती है? भौतिक, सामाजिक, आर्थिक या इनमें से सभी? तो भाई अब लगा दिए फसल, हो सकता है कि पानी वगैरह बरस जाए या फिर पानी न बरसे, है ना, मतलब कि फसल के अनुसार कभी बरसा कभी न बरसा, ठीक है ना। ठीक है, तो आपका वो क्या हो जाएगा आपका हानि, क्या हो जाएगा आपका भौतिक हानि हो जाएगा, ठीक है ना। सामाजिक हानि या फिर मान लीजिए कि काम वगैरह है, वो मतलब खेत में काम किए हैं, जाके वहाँ पे बैल हाड़ दिया, है ना। फिर आर्थिक है, यानी कि इनमें से भी आ जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक। कह रहे 89 में क्या कि मिश्रित कृषि में खेतों के आकार, है ना, खेतों का आकार किस प्रकार का होता है मिश्रित कृषि में? तो मध्यम, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, इसको रटना नहीं है, नॉर्मली याद रख लीजिएगा। तो मध्यम प्रकार का होता है, ठीक है ना। कह रहा है लास्ट आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से नहीं, निम्न में से नहीं, हाँ चारों में से मतलब कौन सा मिश्रित कृषि की फसल नहीं है? तो कौन नहीं है? तो चाय। चाय देखेंगे तो क्या सिंगल मतलब वो आता है सिर्फ, ठीक है ना। मक्का में क्या है कि मक्का में भी कुछ कुछ आप रोप सकते हैं, साथ में मतलब कुछ बुन सकते हैं। जौ में भी आपको देखेंगे गेहूँ रहता है, गेहूँ में देखेंगे कि सरसों वगैरह सब रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि कौन सा, कह रहा है कि कौन कौन सा जो है रोपण कृषि फसल नहीं है? कपास, गन्ना, मक्का या फिर कॉफ़ी? तो भाई रोपण कृषि कपास को भी रोपते हैं, गन्ना को भी रोपते हैं और कॉफ़ी को भी रोपा जाता है, लेकिन मक्का क्या करते हैं, बुनते हैं, फिर वो क्या होता है, फूलता फलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। ठीक है, मक्का क्या है, रोपण कृषि नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, डेनमार्क में किस तरह का कृषि सफल रही, बताइएगा। सामूहिक या फिर सहकारी या फिर निजी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना है कि डेनमार्क में जो मतलब कि जो कृषि सफल हुई है वो आपका सहकारी कृषि हुआ है, ठीक है ना, जो कि सफल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, कह रहा है कि समूह कृषि का प्रारंभ कहाँ से हुआ? स्वीडन या फिर डेनमार्क, कनाडा या फिर सोवियत संघ? सामूहिक कृषि कह रहा है ना, सामूहिक कृषि, तो कहाँ? तो बताइएगा। तो सोवियत संघ से, ठीक है ना, यानी कि यूएसएसआर से, ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश, यानी कि एक्सपोर्ट करता है ना, मतलब कि मान लीजिए कि क्या है, ये आपका मलेशिया है, ठीक है। मलेशिया से क्या करता है, दूसरे देश में भेजता है, तो कौन सा देश है? तो मलेशिया ही है, ठीक है ना। हम डायरेक्ट आंसर ही बोल दिए थे। तो रबर का सबसे ज़्यादा निर्यातक देश कौन है? तो मलेशिया है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा रबर क्या करता है, इम्पोर्ट करता है, ठीक है ना, नहीं सॉरी एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट मतलब कि निर्यात करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से, है ना, कोयला क्षेत्र में कौन सी जर्मनी में है, बताइएगा। ये सब चारों जो ऑप्शन हुआ है भैया, इसमें से बताइएगा कि जर्मनी में कौन है ना, जो कि सब कोयला वाला क्षेत्र है, तो जर्मनी में कौन है? अपलेशियन, रूर या फिर तालचर? तो जो रूर है वो आपका जर्मनी में है, जो कि कोयला क्षेत्र है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी, रूर। रूर रूर, ठीक है ना, याद रखेंगे, रूर। रूर क्या है, जर्मनी में एक कोयला क्षेत्र है, ठीक है। निम्न में से कौन एकल एकल कृषि का उत्पादन है, बताइएगा। मतलब कि बस अकेले ही बो सकते हैं इसको, रबड़, केला या फिर चाय? तो भाई सब कोई सिंगल सिंगल बोते हैं, यानी कि इनमें से तीनों, ठीक है ना, ये तीनों है, ठीक है। एकल कृषि में आपका ध्यान रखेंगे कि रबड़, केला और चाय तीनों आता है, ठीक। कह रहा है कि विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादन कृषि नहीं की जाती है, कहाँ? मतलब किस चीज़ में, प्रेरी घास में या फिर ये सब मतलब घास का नाम है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि आप विस्तृत एक व्यापारिक कृषि जो अनाज आता है उसको उत्पादन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर प्रेरी या फिर स्टेपीज या फिर पंपास या फिर अमेजन? बताइएगा, बता सकते हैं। तो अमेजन बेसिन में, ठीक है ना,
यानी कि हम ज़्यादा फैला के मतलब हम पूरा अनाज वगैरह नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो अमेजन में, ठीक है। तो विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादन जो कृषि है, जहाँ जो कि अमेजन बेसिन में नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में से किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था, बताइएगा। यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था, तो रोपण कृषि का, ठीक है ना। किस चीज़ का, तो रोपण कृषि का, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि खट्टे फलों की कृषि संबंधित है किस चीज़ से, बताइएगा। बता सकते हैं। तो वो है आपका भूमध्य सागरीय कृषि से, ठीक है ना। अब जस्ट यही क्वेश्चन है ना, जस्ट ऊपर रिपीट हुआ था कि अंगूर का खेती किस क्षेत्र में होता है, तो भूमध्य सागर वाला क्षेत्र में होता है, ठीक है ना। तो खट्टे फलों की कृषि तो कहाँ, भूमध्य सागर, ठीक है ना। खट्टे फल में कौन सा हो जाएगा आपका, ऑरेंज हो जाएगा, है ना। ऑरेंज हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, ये सब है ना। अंगूर हो गया, ये सब जितना रसदार फल है ना, वो आपका भूमध्य सागर कृषि से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हॉर्टिकल्चर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि हॉर्टिकल्चर किसी से संबंधित है, तो भाई बताइएगा हॉर्टिकल्चर। ये तो क्वेश्चन एक और बताए थे, है ना, रिपीट हुआ था, मतलब कि सेट 1 या 2 में से हैं। तो हॉर्टिकल्चर जो होता है फ्रूट और किस चीज़ से, वेजिटेबल से, यानी कि फल और सब्जी से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो भाई साहब, या फिर देखिए भाई साहेबनी, जो भी हैं, हमें पता है कि आप वीडियो डाउनलोड किए होंगे या फिर ऑनलाइन देख रहे हैं, है ना। दो ही संभावना हो सकता है। तो अगर आप डाउनलोड करके देख रहे हैं तो आप आके कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर मज़ा आ रहा है, ठीक है ना। और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका अगला वीडियो मिस ना होवे, ठीक है ना। एकदम एग्ज़ाम तक साथ साथ रहेंगे। सब बच्चे लाए हैं ना 450 तक, तो आपको भी दिलाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं सब्जेक्टिव की ओर, आगे बढ़ते हैं, है ना, और बढ़िया से इसको पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारा मतलब यहाँ पे 20 क्वेश्चन करेंगे सब्जेक्टिव, ठीक है ना, फिलहाल। फिर देखेंगे आगे, तो फिर आगे कर लेंगे। तो फिलहाल जो यहाँ पे अभी हम लिए हैं कि 20 क्वेश्चन में सब्जेक्टिव में, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि जो तृतीय क्रियाकलाप है वो आखिर होता क्या है ना। ये क्या होता है, तो देखिए इसका तो एग्जांपल ये हो गया कि आपका बीत आता है, बीमा आता है, संचार आता है, यातायात आता है, सब आता है ना। लेकिन इसको हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा बढ़िया से कि तृतीय क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं। तो हम लिखेंगे क्या कि तृतीय क्रियाकलाप जो होता है, समाज को दी जाने वाली व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत सेवाएं सम्मिलित होती है ना। इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके मतलब कि अंतर्गत रखने का मतलब कि इसके अकॉर्डिंग क्या आता है, बीमा हो गया, वित्त आ गया, संचार हो गया, यातायात आ गया, व्यापार हो गया, यानी कि ये सब मतलब क्या है, सुविधा है ना। प्रशासन हो गया आपका, है ना। फिर और भी जन सेवा होता है जो कि इसमें शामिल है। तो ये जब आपका आता है तृतीय क्रियाकलाप में, ठीक है ना। थोड़ा सा बोलने में हिचकिचा रहे हैं क्योंकि अभी बगा क्या है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 निर्धारक घटक कौन कौन है ना। तो यहाँ पे 3 देखिए, यहाँ पे लिख लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। बस इतना ही, जितना पढ़ा रहा उतना ही है यार। तो देखिए हम लिख देते हैं क्या यहाँ पे, तीन तीन घटक कौन कौन है भाई। तो एक तो हो गया आपका यहाँ पे जन्म दर, और फिर आप हो गया मृत्यु दर, फिर आप हो गया प्रवास, ठीक है ना। तो देखिए, तो लिखेंगे क्या, उत्तर में पहले लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि पूछा क्वेश्चन तब थोड़ा सा आंसर में हल्का सा बनाना पड़ेगा ना। तो लिखेंगे हम जनसंख्या परिवर्तन के 3 निर्धारक तत्व इस प्रकार हैं, कौन कौन। तो लिखेंगे जन्म दर पहला हो गया, है ना, यहाँ पे लिख देंगे पहला, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा करेंगे परिभाषित, एक वर्ष में 1000 के जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, है ना, ये होता है जन्म दर। फिर होता है मृत्यु दर, प्रति 1000 जन्म लेने वाले बच्चे में एक वर्ष में पूर्व मरने वाले बच्चे की संख्या, ये होता है मृत्यु दर। प्रवास क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, ठीक है ना, ये होता है प्रवास। तो इस तरीक़े से जनसंख्या परिवर्तन का 3 निर्धारक घटक हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ें। आगे क्या है कि जनसंख्या वृद्धि क्या है ना। आखिर जनसंख्या वृद्धि है क्या, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और नॉर्मल क्वेश्चन है। ये क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे बताते हैं क्या है। एक निश्चित अवधि में जनसंख्या में जो बदलाव आता है उसे ही क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। मान लीजिए कि अभी जो हमारा देश का जनसंख्या है वो आपका है कितना, 120 करोड़ है, ठीक है। और फिर बाद में हुआ जनगणना 11 साल के बाद, तो मतलब ऐसा तो होता है 5 साल पर होता है ना।
नहीं 5 साल पर नहीं 11 साल पर होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अभी 120 करोड़ है, 120 करोड़ है, फिर आपको देखो जनगणना तो क्या हो गया 130 करोड़ हो गया, कितना हो गया 130 करोड़ हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका जनसंख्या में क्या हुआ बदलाव हुआ, यानी कि वृद्धि भी हुआ है यहाँ पे, है ना। तो इस तरीक़े से आप परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए कि प्राथमिक क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं, है ना। देखिए क्या समझते हैं, देखिए यहाँ पे लिख देंगे आराम से। हम बोलेंगे कि यह सबसे महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है ना, जिसमें क्या होता है मनुष्य प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को हासिल कर जीवन यापन करता है। इसमें क्या होता है, अब देखिए फार्मिंग कोई भी कर रहा था, क्या कर रहा है वो प्राथमिक क्रियाकलाप कर रहा है ना। अगर देखिए प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आखेट मतलब कि हंट करना यानी कि शिकार करना हो गया, भोजन का संग्रह करना, पशुचारण हो गया, मछली पकड़ना हो गया, गाय चराना हो गया, बैल चराना हो गया, जो भी कहिए, है ना। वनों से लकड़ी काटना हो गया, कृषि एवं खनन कार्य वगैरह सब कहाँ है, तो प्राथमिक में आता है, ठीक है ना। तो बात को समझ गए। और सिंपल भी है बहुत, लिखना बहुत आसान है, कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं क्योंकि सब सिंपल क्वेश्चन है और कुछ इसमें जान नहीं है। आगे क्या है कि मानव भूगोल क्या होता है, इसको परिभाषित करिए, है ना। तो लिखेंगे क्या हम लिखेंगे कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का विश्लेषित अध्ययन है ना। मतलब कि एक जैसा, ठीक है ना। यह मानव भूगोल हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इन पर रहने वाले जीव के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान को उत्पन्न करता है, या फिर ज्ञान से उत्पन्न संकल्प बना हुआ है ना। तो बताता है कि हमारे जो मानव और जो पृथ्वी पर जो भी जीव रहे हैं उसके बीच जो संबंध बना हुआ है उसी को क्या करता है, दिखाता है, बताता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। अब मतलब कि जो बुक वाला लैंग्वेज है वो मत लिखिएगा, इससे कि हम जितना भी लिखे हैं सजा के वही मत लिख लीजिएगा, थोड़ा सा और अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब बढ़िया भी लिख सकते हैं, हम ये नहीं फोर्स कर रहे हैं कि यही लिखिए, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अपना दिमाग से भी लिखिए। आगे देखिए ऐसे तो एनफ है, इतना हम जो दिखा दें वही कि एनफ है, अगर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना तो फिर यही रट लीजिए और रट के लिख दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे आगे क्या है कि कृषि कार्य को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक होते हैं उनका नाम लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो कौन कौन कारक है यहाँ पे, तो लिखेंगे हम कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है ना। हमारी जो अर्थव्यवस्था है कृषि पर ही टिकी हुई है कि नहीं। अब सबका पास नौकरी तो है नहीं। और आगे क्या लिखेंगे हम, क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का एक बड़ा अवसर उपलब्ध कराता है, ठीक है ना। करता है या फिर कराता है, यहाँ पे उपलब्ध कराता है, ठीक है ना। कृषि कार्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण कौन कौन है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक तो हो गया जलवायु विविधता, है ना। और उसका क्या हो गया आपका बाजार की निकटता, पूंजी की उपलब्धता, है ना। कितना आपके पास पैसा क्या है, श्रम जितना करेंगे उतना, है ना, श्रम की उपलब्धता। उसका परिवहन के साधन हो गया, है ना। फिर क्या हो जाएगा आपका भूमि का प्रकार हो गया। तो यहीं पर क्या करता है, ये तो ये करता है प्रभाव डालता है इस पर, है ना। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कृषि को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं यहाँ पे 6 में बता दिए हैं, आप 6 लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, तो देखिए लिखेंगे हम क्या कि जनसंख्या वह तत्व है जिसे मापा जा सके, है ना। उसे क्या कहते हैं, जनसंख्या संगठन कहते हैं। जैसे कि जन्म दर, मृत्यु दर, आयु संरचना, या फिर व्यवसायिक संगठन, या फिर लिंगानुपात, या फिर साक्षरता, है ना। लिंगानुपात मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि हजार पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, है ना। ये सब लिंगानुपात होता है, ठीक है ना। कितना पढ़े लिखे लोग हैं, है ना। तो इस तरीके से आप जनसंख्या संगठन के जो मतलब तरीका है उसको आप समझा सकते हैं, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन हो गया, अब और भी है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, आगे है कि मानव भूगोल के कुछ क्षेत्रों के नाम बताइए, है ना। तो उसको याद कर लीजिए, बता दीजिएगा, है ना। तो कौन कौन आपका हो गया, एक तो हो गया व्यवहारवादी भूगोल हो गया, फिर आपका क्या हो गया समाजवादी कल्याण भूगोल हो गया, फिर आपका हो गया अवकाश का भूगोल हो गया, है ना। फिर हो गया सांस्कृतिक भूगोल हो गया, ठीक है।
लिंग भूगोल हो गया आपका, ऐतिहासिक भूगोल हो गया, चिकित्सक भूगोल हो गया, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है भाई, इसको आराम से रट सकते हैं, रटना क्या है समझ सकते हैं, है ना। तो इस तरीक़े से आप कुछ कुछ ऐसे मतलब कि यहाँ तो होता है 7, आप 5 भी लिख सकते हैं, कुछ होता है, ठीक है ना। 5 भी लिख सकते हैं, और जितना बोलेगा उतना लिखिएगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि बोला कि 3 लिखे तो 3 लिख दीजिएगा, 4 बोला 4 लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े हम। आगे क्या है कि द्वितीयक क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं। देखिए शुरू में तो हम थर्ड बता दिए थे, फिर बताएं आपको क्या बताएं, फिर फर्स्ट बताएं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपका द्वितीयक भी आ गया, ठीक है ना। देखिए इसको क्या कहते हैं, है ना, इसका मतलब क्या समझते हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो द्वितीयक क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं, तो द्वितीयक क्रियाकलाप में ऐसे क्रियाकलाप जो कच्चे माल या पदार्थ को प्राप्त कर उसे परिवर्तन या संशोधन कर उसे मूल्य में बढ़ोतरी कर देना ही द्वितीयक क्रियाकलाप कहते हैं, ठीक है ना। देखिए इसको हल इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि ये बहुत ही जिसमें जान नहीं है भाई, है ना। ये क्वेश्चन मतलब कि लॉलीपॉप है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। बता तो रहे हैं कि मान लीजिए फार्मिंग किए, ठीक है ना, फार्मिंग किए, ठीक है ना, आपको कुछ कच्चा माल प्राप्त हुआ, फिर क्या किए सेकंड में, क्या किए उसको जाके फिर अपना मतलब मिल में उसको क्या किए, जो मतलब करना चाहिए उसको साफ़ करना चाहिए, जो बनाना चाहिए वो बना दिए, ठीक है ना। फिर क्या किए बाद में उसको फिर क्या किए बना के फिर बेचते हैं, है ना, व्यवसायिक करते हैं, तो ये सब हो गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कच्चा माल प्राप्त होता है ना द्वितीयक में, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ऐसे क्रियाकलाप जो कच्चे माल या पदार्थ को प्राप्त कर उसमें परिवर्तन या फिर क्या करते हैं कुछ बदलाव करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि बताते रहे हैं कि गेहूँ हमको मिला, ठीक है ना, कृषि किए हैं वो गेहूँ मिल गया, गेहूँ से क्या कर दिए हैं बना दिए बिस्किट बना दिए, है ना। तो सेकंड में क्या आ जाएगा आपका बिस्किट बनाना, ठीक है ना। या फिर जो रोटी वगैरह खरीदते हैं, पाव रोटी खरीदते हैं, है ना, चाय वगैरह खरीदते हैं, वो सब क्या है आपका द्वितीयक में आ जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ें। कह रहा है कि उपभोक्ता वस्तु का उदाहरण सहित व्याख्या करें, है ना। तो सिंपल है, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या उत्तर में कि वह वस्तु जिसका हम अपने दैनिक जीवन में यानी कि डेली लाइफ में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, वह उपभोक्ता वस्तु कहलाता है। जैसे कि ब्रेड हो गया, बिस्कुट हो गया, कपड़ा हो गया, है ना, और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, अंडा हो गया, मांस मछली वगैरह हो गया, मीट हो गया, या फिर और भी कुछ कुछ लिख सकते हैं। दारू नहीं लिखेगा तो फिर गुस्सा हो जाएगा मेरे अंदर, ठीक है ना। दारू भी पीते हैं बहुत लोग, तो आप अच्छे बच्चे हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप होता क्या है, तो हम कह सकते हैं कि प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आखेट आता है, यानी कि शिकार करना, है ना, भोजन संग्रह करना। आखेट मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब कि पशु पक्षी को मार के खाना, है ना। आगे भोजन संग्रह करना, पशुचारण हो गया, और मछली पकड़ना हो गया, है ना, यानी कि फिशिंग हो गया। वनों से लकड़ी प्राप्त करना, यानी कि वहाँ से काट कूट के अपना घर पे लाना रखना, है ना, उससे जो अपना काम है अपना निकालना, है ना। कृषि एवं खनन कार्य, है ना, तो फार्मरिंग और क्या हो गया आपका माइनिंग वगैरह हो गया। तो आपका ये प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है, और इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे कितना 4 पूछा है ना, तो 4 देखिए देख लेते हैं, मतलब कि देख लिए, है ना। यहाँ पे आपका 4 यहाँ पे था आखेट, एक हो गया आपका एक भोजन संग्रह करना, यानी जैसे कि धान वगैरह हम काट रहे हैं, उसको हम चावल बनाएंगे, चावल बना क्या करेंगे फिर हम स्टोर करेंगे, तो आपका ये हो गया 1 2 3 और 4 हो गया। और यहाँ पे तो आपका वन की कटाई भी हो गया, कृषि हो गया, बहुत सारा हो गया, है ना, एक्स्ट्रा तो 4 हो गया। तो आप इस सबसे आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। और देखिए हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए भाई, आपका ऐसी क्या है, आपका ये नियम है, आपका होना चाहिए नियम कि वीडियो सर बना रहे हैं हम पे, हम लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर कर दे, ये आपका हक होना चाहिए, है ना। तो गुरुदक्षिणा के रूप में ये दे सकते हैं आप हमको, हमको मतलब हमें नहीं, हमको, है ना। तो समझ सकते हैं बात को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया और इसके कार्य के बारे में लिखना है ना। आपको पता होना चाहिए भाई कि ये भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था, तो 1951 में, ठीक है। एक क्वेश्चन VVI है ना, VVI क्वेश्चन वाला है, ध्यान रखें जो बोले हैं, ठीक है ना, कि प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू कब हुआ था, तो 1951 में, ठीक है। खैर क्वेश्चन क्या यहाँ पे है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया और इसका कार्य क्या है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को एक गैर संवैधानिक संस्था के रूप में किया गया, है ना। इसके पदाध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं हमारे, है ना, जैसे कि अभी मोदी जी फिलहाल हैं।
इसका मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना है ना। इसके कार्य निम्न है कौन कौन, तो आपका पहला तो हम लिख देंगे कि आर्थिक विकास को बाधित करने वाले कारकों की पहचान करना है ना, कि क्या दिक्कत क्या कर रहा है, कौन सा चीज़ टांग आ रहा है ना आर्थिक विकास में। उसके बाद देश के साधनों का आकलन करना है ना, कि क्या क्या हमारे देश में बचा हुआ है, कौन कौन सा चीज़ है ना, उसको समझना। उसके बाद योजनाओं की प्रगति का आवधिक मूल्यांकन करना है, ठीक है ना। क्या करना है, उसका जो प्रगति है उसका क्या करना है, मूल्यांकन करना, देखना, चेक करना, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखिए, संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना है ना। अभी जस्ट बताएं आपको कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुआ था, है ना, जो कि कृषि पर था आधारित, ठीक है। और ठीक है ना, इतना बात को समझ गए। आगे है कि चतुर्थ क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं ना, चतुर्थ जानेंगे, पंचम जानेंगे, सब जानेंगे, ठीक है ना। यानी कि आपका प्रथम क्रियाकलाप क्या होता जान गए हैं, द्वितीय क्रियाकलाप क्या होता जान गए हैं, तृतीय क्रियाकलाप क्या होता जान गए हैं। अब चलते हैं चौथा क्रियाकलाप क्या होता है ये जानेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर आधारित होते हैं, है ना, और विशिष्टीकृत वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी कुशलता और प्रशासकीय समर्थ से संबंधित सेवाओं को उन्नत नमूने के रूप में देखे जाते हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप में कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि सूचना का संग्रहण हो गया, उत्पादन हो गया, प्रक्रियन हो गया, और मतलब कि जो भी इन्फॉर्मेशन है उत्पादन है वो सब सबसे हो गया, इसमें शामिल हो गया। जैसे कि मान लीजिए कि आप देखिए चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था ना, नहीं चंद्रयान 2 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, तो क्या हुआ था, वो सब किस में आता था आपका, चतुर्थ में आता है, ठीक है ना। ऐसे आदित्य 11 लॉन्च हुआ, जो सूर्य के बारे में डिटेल्स निकाला गया, तो सब कहाँ से आ गया, तो चतुर्थ क्रियाकलाप में, है ना। यानी कि पेट भरने के बाद जो मतलब कि किसी चीज़ में, किसी क्षेत्र में मतलब कि अपना दिमाग लगाते हैं, तो आपका चतुर्थ में आता है ना। तो इस तरीक़े से आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि महानगर और नगर और मेगानगर क्या होता है, बहुत सिंपल है भाई, है ना, बहुत सिंपल है। अब नगर को क्या होता है, जहाँ पे 10 लाख का जनसंख्या हो नगर हो जाएगा, है ना। और जहाँ से 10 लाख से 50 लाख के बीच में होगा उसको क्या कहेंगे, महानगर कहेंगे, जैसे कि मुंबई दिल्ली कोलकाता हो गया। और मेगानगर से कहेंगे जहाँ पे से 50 लाख से लेकर के जहाँ तक एक्स्ट्रा जनसंख्या हो वो सब हो जाएगा मेगानगर, जैसे कि हैदराबाद, बेंगलुरु, ये सब बहुत बड़ा बड़ा नगर है ना, यानी कि उसको कहेंगे मेगानगर, ठीक है। तो सिंपल है ये, बहुत भारी बात नहीं है कि हम पढ़ पढ़ के बताएं कि देखो ये ऐसा कुछ है, बहुत सिंपल है। और चलें, अब एक और भी क्वेश्चन सिंपल है जो कि इम्पोर्टेंट भी है, कि पूछ लेता है कि प्रदूषण का कारक कौन कौन है बताइए हमको, है ना। तो बोलेंगे क्या है कि वायुमंडल में दूषित एवं हानिकारक पदार्थ के मिल जाने से क्या होता है कि वायुमंडल है जो क्या करता है, मतलब कि वायुमंडल क्या करता है कि जो अपना गुणवत्ता है उसको गिरा देता है ना। और जो चाहिए हमको वो हमको नहीं मिलता है। जैसे कि कह सकते हैं कि हमको चाहिए बढ़िया हवा चाहिए, बढ़िया मतलब कि स्वस्थ अपने बढ़िया स्वास्थ्य आपको चाहिए, तो क्या होगा कि आपको बढ़िया हवा लेना पड़ेगा, है ना, बढ़िया इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा, है ना, वातावरण बनाना पड़ेगा। बाकी आप क्या किए हैं कि आपने अगल बगल क्या किए हैं कि पूरा गंदगी फैला दिए हैं, घर के अगल बगल प्लास्टिक फेंक दिए हैं, कूड़ा करकट फेंक दिए हैं जहाँ तहाँ, तो ऐसे नहीं ना होगा। तो यही है यहाँ पे समझने के लिए कि प्रदूषण क्या होता है। तो वायुमंडल में दूषित एवं हानिकारक पदार्थ को मिल जाने से जब वायुमंडल के विभिन्न घटकों की गुणवत्ता में कमी आती है तो क्या होता है, उसे कहते हैं प्रदूषण। जैसे कि वायु से भी हो सकता है, आपका मृदा से हो सकता है, और जल से हो सकता है, और ध्वनि से हो सकता है। अब डीजे बजा रहा है बिना मतलब के, तो क्या हो गया, वो ध्वनि प्रदूषण हो गया, है ना। मृदा प्रदूषण बोलते रहे हैं कि प्लास्टिक वगैरह फेंक दिए हैं, बीड़ी पी के फेंक दिए हैं उधर जहाँ तहाँ, तो मतलब इस बात को समझ रहे हैं ना। वायु प्रदूषण जानते ही हैं, कुछ भी मतलब आलतू फालतू गैस कोई छोड़ दिया है ऐसे, मतलब कि मान लीजिए कि परमाणु बम बना रहा है कोई, ठीक है, कोई देश, और क्या कर रहा है वो, मतलब कि टेस्ट कर रहा है एकदम ऐसा एरिया पर जहाँ पे बहुत सारा आदमी रहता हो, है ना। और मतलब कि छोटा परमाणु बम है, तो क्या करता है उससे वायु को प्रदूषण करता है, ठीक है ना। जल प्रदूषण जानते ही हैं। अब जल में बढ़िया जल है, मतलब कि कोई भी अच्छा जल है, जैसे कि नदी वाले जल में जाके वहाँ कपड़ा खींच रहे हैं और गंदगी वहाँ बहा रहे हैं, घर का जो जितना गंदगी होता है सब जाकर नदी में फेंक रहे हैं, तो क्या होता है उससे जल प्रदूषण होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आगे चलें, आगे क्या कि पंचम क्रियाकलाप क्या होता है, चार तक तो जान गए हैं। अब हम चलते हैं पंचम क्रियाकलाप क्या होता है। देखिए यहाँ पे पंचम क्रियाकलाप क्या होता है भाई, जो कि होता है क्या, नवीन और वर्तमान विचारों की रचना एवं पुनर्गठन और व्याख्या, है ना। जो नए नए विचार है उसे क्या करना है, समझना है, रचना करना है, फिर से उसको जोड़ना है, समझना है, ठीक है ना। आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती है ना।
तो ये आपका हो गया पंचम क्रियाकलाप। ठीक है, बात को समझ गए? सिंपल है। जैसे कि जो नया नया विचार है उसको क्या करना है, समझना है, फिर उसको आगे बढ़ावा देना है, उसको उसको क्या करना है, आकलन करना है ना। कि ये मतलब मान लीजिए कि अब जनसंख्या जो देश का है अभी है कितना 120 करोड़ है, फिर बाद में इतना हुआ, फिर ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, मतलब कि जो वर्तमान में चल रहा है ना उसके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं ये होता है पंचम। ठीक है, अब देखिए जमशेदपुर और पुणे शहर के बारे में यहाँ पे महत्व पूछा गया कि क्या है। तो भाई जमशेदपुर है जो क्या है आपका, वो आपका कहाँ है, तो झारखंड में है ना, क्योंकि आपका औद्योगिक शहर है। ठीक है ना, कैसा है, औद्योगिक शहर, जिसकी स्थापना कौन किए थे, तो जमशेदजी टाटा किए थे, है ना। ठीक है, और कौन किए थे, तो हाँ ठीक है, तो कौन किए थे, जमशेदजी टाटा किए थे। लेकिन क्यों किए थे, तो लोहा और इस्पात के उद्योग के लिए, है ना, कि यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि लोहा और इस्पात का उत्पादन हो, है ना। और जब पुणे है वो क्या है आपका, सूती कपड़ा के लिए अति प्रसिद्ध है ना। तो सिंपल तो है, कोई बड़ी बात क्वेश्चन तो है नहीं, आराम से लिख सकते हैं। आगे बढ़ें, कोशिश करिए कि अपने अपने ही मतलब कि भाषा में समझें लिखें, है ना। अब कह रहा है कि 4 पंचम क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए, है ना। अब पंचम क्रियाकलाप में बता तो रहे हैं, जस्ट बताएं कि पंचम क्रियाकलाप में क्या क्या आता है। और उसमें से क्या हो जाएगा आपका, एक तो आपका शोध एवं विकास हो गया, है ना। अब जो विकास हो रहा है रिसेंट में, है ना, वर्तमान में, ये सब हो जाएगा आपका। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन हो गया आपका, आपका चेकअप चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, कुछ भी आपको दिक्कत हो रहा है, बुक मतलब कि किसी का किडनी फेल है, किसी का हार्ट काम नहीं कर रहा, सब क्या है, सब मेडिकल सिस्टम में आ गया। कॉल सेंटर वगैरह हो गया, तब वर्तमान, हाँ सर हमको पैसा काट गया 200 रुपया, कैसे काट गया, ऐसे ऐसे कैसे हो गया सब, है ना। या फिर और भी मतलब कि कॉल सेंटर मतलब जरूरी नहीं कि कस्टमर वाला, अब मतलब कि हो सकता है कि किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हाँ कल ऐसा होने वाला है, कल आंधी आने वाला है, कल तूफान आने वाला है, ऐसा हो गया। ठीक है ना, आंकड़ों का एकत्र करना है ना। जैसे कि आज देश में इतना कुछ हुआ है, ऐसा हुआ है, तो ऐसा हुआ है, सब आकलन करना, ये सब क्या होता है आपका पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, तो अब बात को समझ गए पाँचों मतलब चारों। ठीक है ना, 4 पूछा 4 बता देंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर टिप्पणी करें, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है ना, ये सब पढ़ के बताएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट और एक काम करिए किसी को कॉपी में लिख लीजिए, है ना, जितना पढ़ा रहे हैं ये जो कॉपी मोरल में सेट लिख है लीजिए। और ना, ये ख़त्म होता है यहीं पे। और अब बताइए कि कितना अच्छा लगा और कितना अच्छा नहीं लगा वीडियो, बताइए कमेंट बॉक्स में, है ना। क्योंकि लगातार आपके लिए 1 घंटा प्लस मेहनत करना बहुत बड़ी बात है ना। तो ठीक है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ। ठीक है।